हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम आपके इस मैनेजमेंट के सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यू होने वाला है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग, इससे पहले तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसके डिस्कस कर लिए थे, बट कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, जो हम अब करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक चीज़ ये है कि मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा तो रही हूँ, चीज़ें तुम्हें समझ में आ भी रही हैं, ठीक है, आई होप। और अब नेक्स्ट थिंग आती है कि ये नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। बट लास्ट ईयर क्या आया था, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे मिलेगा, लास्ट ईयर रिवीजन क्या क्या टॉपिक करने हैं, लिखना कैसे है जिससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ये सब कैसे पता चलेगा, और एक फुल फ्लेज नोट्स एक जगह ही कैसे मिलेंगे विथ मेमोरी ट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आए हैं अपने नोट्स के थ्रू, जिसमें आपको एग्जैक्ट पीवाईक्यू पैटर्न पता चलेगा, कंसाइज एंड कंप्लीट नोट्स होंगे, मेमोरी ट्रिक्स होंगी, टेबल फॉर्मेट में जो भी कंपैरिजन वाली वीडियोस टॉपिक्स हैं वो होंगे, लास्ट डे रिवीजन भी आपको दिया जाएगा, और एग्जामिनर किस तरीके से चेक करता है, पैटर्न क्या होगा, वो सबका भी एक ग्लिम्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज विजिट कर लेना और इसको ले लेना, ठीक है। चलो रिमेनिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजिंग के हैं, जो हमें देखने हैं, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? पहला है स्पैन ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है डेलीगेशन, आता ही आता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और लास्ट इज डिपार्टमेंटेशन, क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जो आप कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, कि चीजें सही से जा रही है नहीं जा रही है, कितने लोगों को तुम देखोगे, है ना। तुमने देखा होगा जैसे एक मैनेजर है, उसके अंडर कितने उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे जिनको वो देखेगा, जिनकी परफॉर्मेंस को वो कंट्रोल करेगा, उन्हें मॉनिटर करेगा, उसका दायरा क्या होगा, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो span of control refers to the number of subordinates who can be effectively supervised and controlled by one manager। मान लो एक मैं मैनेजर हूं, तो मैं कितने अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब जूनियर्स को देख सकती हूँ, उनके काम को सुपरवाइज कर सकती हूँ, वो गलत कर रहे तो उन्हें गाइड कर सकती हूँ। मेरा कितना वो नंबर होगा, कितना वो स्पैन होगा, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। या हो सकता है मैं बहुत काबिल हूँ, तो मैं बोलूँ कि मैं 20 लोगों को देख सकती हूँ आराम से, उनका काम का मैं मॉनिटर वगैरह करूंगी, देखती रहूंगी। हो सकता है मैं कहूँ यार नहीं नहीं, मेरे से सिर्फ 5 या 4 लोग ही हो पाएंगे जिनको मैं अच्छे से देख सकती हूँ, सुपरवाइज कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगी। तो वो स्पैन है मेरा, ठीक है। ये दो टाइप का है, एक है तुम्हारा क्या, एक है तुम्हारा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि मतलब तुम जब ज्यादा लोगों को देख पाओ, और एक होता है तुम्हारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस वन मैनेजर सुपरवाइज अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। जब एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को देख सकता है, जैसे एक मैनेजर 10-20 एम्प्लॉइज को अपने अंडर काम करवा सकता है, देख सकता है, तो वो होगा उसका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब ज्यादा लोगों को देख रहा है यहाँ पे वो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को देखता है वो, अपने एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को देखेगा। फ्यूअर मैनेजरल लेवल्स होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक मैनेजर ज्यादा लोगों को देख ले रहा है, तो मैं 10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को देखने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज हैं, और एक मैनेजर कह रहा है कि मैं 20 एम्प्लॉइज को देख लूंगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं और एक मैनेजर कह रहा है मैं 20 को देख लूंगा, तो कितने मैनेजर लगेंगे? 5, क्योंकि एक 20 को देख रहा है, तो 5 × 20 100 को देख लेंगे। तो हमें ज्यादा लेवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सीईओ होगा जो कि अपने 5 मैनेजर को देखो, भाई सीईओ भी बोल रहा है कि हम 5 मैनेजर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो सीईओ 5 मैनेजर्स को देख लेगा, क्योंकि भाई सीईओ मैनेजर के अंडर ही काम करेंगे, मतलब मैनेजर सीईओ ही अंडर काम करेगा ना। तो सीईओ ही बोल रहा है कि मैं मैनेजर्स को देख लूंगा, तो मैनेजर हमें चाहिए कितने? 5। तो सीईओ 5 मैनेजर को देख लेगा, और वो 5 मैनेजर 20-20 एम्प्लॉइज को करके 100 एम्प्लॉइज को देख लेंगे आराम से। तो हमें बस इतना ही लेवल चाहिए कि एक सीईओ हो जो मैनेजर्स को देखे, जो कि कितने चाहिए हमें? 5, और वही 5 मैनेजर 20-20-20-20 करके 100 एम्प्लॉइज को देख लेंगे। तो ज्यादा लेवल्स नहीं आए यहाँ पे, अभी तुम आगे देखोगे लेवल्स बढ़ेंगे, काफी लेवल्स लगेंगे, बट यहाँ पे बस 3 लोगों में हो जाएगा, कि सीईओ, मैनेजर और एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो भी मैनेजर होता है,
जो सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा होता है, भाई इतने सारे लोग हैं, अगर वो चुटुर पुटुर डिसीजन भी उनके खुद ही लेगा तो कैसे मैनेजमेंट होगा। इसलिए वो पावर को क्या करता है, डिसेंट्रलाइज कर देता, दे देता नीचे वालों को कि अपने अपने छोटे मोटे टास्क को आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। लेस डायरेक्ट सुपरविजन, अब इतने सारे लोगों को देखेगा तो डायरेक्टली हर एक पे नजर रखना पॉसिबल नहीं होगा। सुटेबल फॉर स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, ये उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा बेटर है जो खुद ही टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड है, जिनको ये नहीं चाहिए कि मैनेजर मेरे खोपड़ी पे खड़ा रहेगा तभी मैं अच्छे से काम करूंगा, जो खुद ही अच्छे से कर लेते हैं, बस मुझे थोड़ा बहुत देखना होगा। तो ये हो गया वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसके अपोजिट, जहां पे एक मैनेजर सुपरवाइज करेगा सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को, मतलब वो कह रहा है मैं ज्यादा लोगों को नहीं देख सकता भाई, वो बोल रहा था मैं 20 लोग को देखूंगा, ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 3 से 5 लोगों को देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। मतलब कम लोगों को ये क्या करेगा, जब मैनेजर सुपरवाइज करेगा तो उसे हम बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। फीचर क्या, स्मॉल नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, बहुत कम नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट काम करेंगे मैनेजर के अंदर। मोर मैनेजरियल लेवल, अब मैनेजर का लेवल बढ़ेंगे कैसे, पहले तो देखो मान लो 100 एम्प्लॉइज हैं, अभी भी 100 एम्प्लॉइज हैं, और मैनेजर कह रहा है मैं बस 5 को देखूंगा, वहां क्या कह रहा था मैं 20 को देखूंगा, जिससे हमें 5 मैनेजर चाहिए थे, बट यहाँ पे एक मैनेजर कह रहा है मैं बस 5 को देखूंगा, तो कितने मैनेजर चाहिए होंगे, 20, क्योंकि 20 5 को देखेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 5 को। तो अब देखो क्या होगा, सीईओ होगा एक, सीईओ के अंडर कौन होंगे, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर कितने चाहिए होंगे हमें, 4, क्यों, क्योंकि हर जनरल मैनेजर, अब सिंस मैनेजर 20 है तो जनरल मैनेजर भी तो 5 ही देखेगा, 5 वाला ही चल रहा है केस, तो जनरल मैनेजर भी कह रहा है मैं भी अपने अंडर 5 ही मैनेजर्स को देखूंगा, तो जनरल मैनेजर के अंदर हमें 5 मैनेजर डालने, एक जनरल मैनेजर के अंदर, और मैनेजर टोटल कितने हैं, 20, तो इसका मतलब हर एक जनरल मैनेजर 5-5 करके देखेगा, तो हमें 4 जनरल मैनेजर चाहिए होंगे, तो सीईओ के अंदर 4 जनरल मैनेजर काम करेंगे। अब ये 4 जनरल मैनेजर 20 मैनेजर्स को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, मैनेजर कितने हैं, 20, तो 5-5 करके चारों देखेंगे, 1 4 5 को देखे, 1 4 5 को देखे, 1 4 5 को देखे, और 1 4 5 को देखे, तो मतलब 20 मैनेजर्स को हैंडल करेंगे, और ये 20 मैनेजर अपने अंडर 5-5 एम्प्लॉयज को हैंडल करके कम से कम 100 एम्प्लॉयज को हैंडल कर लेंगे। तो तुम्हें बस इतना मतलब तुम्हें याद देखो, इतना तुम्हें समझने के लिए मैंने बता दिया, इतना कॉम्प्लेक्स मैं तुमसे पूछेगा नहीं कि कहानी बनी कैसे, तुम बस लेवल याद रखो कि सीईओ होगा, फिर जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर के अंदर मैनेजर होगा, मैनेजर के अंदर तुम्हारे एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, ये वहां पे क्या था, सीईओ के अंदर मैनेजर और फिर एम्प्लॉयज, जनरल मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ी थी वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज सुपरविजन होगा, सिंस सब लोग 3-3 5-5 देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से निगरानी कर लेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉयज आपस में ऑब्वियस है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, वो वर्क जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, वहां पे यार आपको बहुत अच्छे से क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या डिफरेंस है वाइड स्पैन और नैरो स्पैन पे। वाइड स्पैन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, लार्ज है, और नैरो स्पैन पे कम होंगे, मतलब कितने सबऑर्डिनेट्स को देखना है वो अगर हम बात करें तो वाइड स्पैन में तुम देख रहे थे कि ज्यादा लोगों को एक सुपीरियर देख रहा था, बट यहाँ पे कम को देखेगा, मैनेजर लेवल वहां पे कम थे, है ना, वाइड स्पैन पे तुमने देखा था कम थे, और यहाँ पे उससे ज्यादा थे। सुपरविजन लेस डायरेक्ट था, क्योंकि भाई सबको इतने सारे लोगों को देख रहा है तो सबको डायरेक्टली नहीं देख पाएगा, बट यहाँ पे कम लोग को देख रहा है तो अच्छे से देख लेगा। कॉस्ट कम आएगी क्योंकि कम ही लोग को हायर करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंस ज्यादा लेवल है तो ज्यादा हायरिंग करनी पड़ जाएगी। स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, तुमने देखा था सिंपल फ्लैट बना था, और यहाँ पे टॉलर बना था, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। एम्प्लॉय आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं ताकि एम्प्लॉय अपने लेवल पे डिसीजन ले ले यार, क्योंकि हम बहुत लोग को देख रहे हैं, और यहाँ पे कम, हम सिंस कम लोग को देख रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम उनके बिहाफ पे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो हमने ये बेटा आपका यहाँ पे कवर कर लिया। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, कंफ्यूज मत होना। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की कंपैरेटिव एक नैरो टर्म है। कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल होता है ना वो अपनी पूरी की पूरी पावर नीचे से ना पानी से पानी नहीं होता है, छोड़ दो बहे, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल होता है अपनी पूरी पावर को ऐसे डाल देता है कि लो भाई जिसको नीचे नीचे लेवल पे डिसीजन लेने अपने लो, अभी मेरे को नहीं देखना ज्यादा तुम लोग का, ठीक, मैं अपना देख रहा हूँ।
बट डेलीगेशन में क्या होता है, जब एक मैनेजर, जैसे मेरे पास बहुत सारे काम है यार, तमाम काम है, मैं हर काम को छोटे मोटे को भी देखूंगी तो बड़े काम रह जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, जो छोटे मोटे टास्क हैं जो मुझे लगता है मेरे बिहाफ पे कोई मेरा जूनियर कर सकता है, जब मैं उसको वो स्पेसिफिक टास्क दे दूं और उससे रिलेटेड अथॉरिटी दे दूं, तो वो कहता है डेलीगेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में आप पूरी पूरी पावर हर लेवल पे बांट दे रहे हो, एक स्पेसिफिक टास्क नहीं दे रहे हो, पूरी पावर दे रहे हो हर टास्क से रिलेटेड उनको लेनी है। बट यहाँ पे आप स्पेसिफिक टास्क दे रहे हो अपने जूनियर को और उससे रिलेटेड पावर को डेलीगेट कर रहे हो। क्लियर है? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को भाई ऐसे ही आप पावर नहीं दोगे, आप पहले उसको काम दोगे, जो आपके बिहाफ पे वो करेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। गैदरिंग देम नेसेसरी अथॉरिटी, और जो उस काम को करने के लिए अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, जैसे तुमने एक पर्सन को बोले कि तुम्हें अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अब भाई उसको अथॉरिटी भी चाहिए कि अकाउंट्स के लिए डिटेल्स चाहिए होगी, है ना, वेरिफिकेशन के लिए बिल्स चाहिए होंगे, तो तुम उसको वो अथॉरिटी भी दो कि वो सब चीज़ें यूज भी कर सकता है। ठीक है, टू परफॉर्म द असाइन वर्क एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, कि वो अपना काम पूरा कर पाए और उनको उस काम के लिए आंसरेबल भी बनाना। ऐसा नहीं कि तुमने काम दे दिया, पावर दे दी और पूछ ही नहीं रहे हो, या वो जिम्मेदार नहीं है बताए तुम्हें कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ। आंसरेबिलिटी भी डालेंगे कि आपको बताना भी है कि काम आपने कैसे किया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेलीगेशन। क्लियर? एलिमेंट्स क्या है हमने देखा, हम काम देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ पे। सुपीरियर असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क देते हैं, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये करना है। तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि सुपीरियर अपनी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देता है। दूसरा अथॉरिटी, सुपीरियर ग्रांट द नेसेसरी अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज। आप काम को करने के लिए, ड्यूटीज को करने के लिए एक सबऑर्डिनेट को, जिसको तुमने अपना टास्क दिया है, उसको कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होगी, पावर भी चाहिए होगी, जैसे मैंने अकाउंट्स का एग्जांपल दिया तो हम वो भी दे देंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। सबऑर्डिनेट को सिर्फ काम देना, पावर देना ही नहीं है, उसको उस काम के लिए आंसरेबल भी ठहराना कि भाई काम जो तुमको दिया है, जो पावर दी उस काम को करने के लिए, वो काम करना भी तुम्हें है, और हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसको मुझे जवाब भी तुम्हें देना है आके। तो आंसरेबल भी दे देना, कर देना, ठीक है, सबऑर्डिनेट को, कि सुपीरियर को आंसर देंगे आप अपने परफॉर्मेंस का जो आपको दिया गया है वर्क से रिलेटेड। तो तीन चीजें हैं, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम देना, उस काम को करने के से रिलेटेड अथॉरिटी देना, एंड देन उसको आंसरेबल भी ठहरा देना। तो ये होता है पूरे डेलीगेशन में। इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मेरे पास बहुत सारा काम था, मैंने कुछ स्पेसिफिक टास्क अपने नीचे वालों को दे दिया, तो मेरे से वो जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग, सबऑर्डिनेट जिनको टास्क दिया है वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पावर भी दी है ना कि आपको अकाउंट्स वाले काम दिया, बिल चाहिए, रिपोर्ट्स मंगानी है, मंगाओ, अथॉरिटी है तुम्हें, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जो भी पावर दी है, अथॉरिटी दी है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं, जिससे वो अच्छे से काम कर पाए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, डेलीगेशन प्रोवाइड एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप मैनेजर एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। अब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा, क्यों? क्योंकि डेलीगेशन से ना हमने एम्प्लॉय को काम दिया, उससे रिलेटेड अथॉरिटी दी, डिसीजन मेकिंग की पावर दी, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय सीखेगा, उसके अंदर स्किल्स आएगी कि डिसीजन कैसे लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कैसे करते हैं, तो वो पर्सन डेवलप होगा उस पर्टिकुलर टास्क में, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। यार तुमको कोई काम दे, तुम्हारा बॉस तुम पे ट्रस्ट करे, उससे रिलेटेड तुम्हें पावर दे, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हें मजा आएगा कि यार चलो मेरे को ये काम मिला है, एटलीस्ट वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तुम सेटिस्फाइड रहोगे, कुछ नया एक्सप्लोर करोगे। Facilitate growth and expansion. Delegation allows responsibilities to distributed among different manager, making it easier to manage a growing organization. Delegation क्या करता है? Responsibility दे देता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो मैनेजर फ्री हो जाएगा। जब मैनेजर फ्री हो जाएगा तो वो बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी बेसिकली बेटा क्या है, रिफर्स टू द फॉर्मल राइट ऑफ मैनेजर टू गिव ऑर्डर, कि आप ऑर्डर दे सकते हो।
मेक डिसीजन ले सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो ताकि गोल को अचीव कर पाओ। इन सिंपल वर्ड, अथॉरिटी मीन्स राइट टू कमांड एंड टेक डिसीजन, ऑर्डर देना उसका अधिकार, और डिसीजन लेना उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयज की, कि जो भी उन्हें काम दिया गया, टास्क दिया, उसको पूरा करना है। ठीक है, मतलब कि जो भी असाइन्ड वर्क है उसको ड्यूटी की तरह परफॉर्म करना ही क्या है, आपकी जिम्मेदारी, ये हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कि उसको जो भी काम दिया गया है वो काम कैसा हुआ, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, उसके लिए जवाब देना, आंसरेबल होना टू द सुपीरियर जिसने वो काम दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द रिजल्ट ऑफ वर्क असाइंड टू हिम और हर। इन सिंपल वर्ड, अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। जैसे सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको सेल्स टारगेट दिया, ठीक है, सेल्स मैनेजर ने, अब वो सेल्स टारगेट अचीव कर पाए, नहीं कर पाए, या फेल हुआ तो क्यों हुआ, उसके लिए जवाब देना सेल्स मैनेजर को, वो होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी। अब पढ़ते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कोई रिलेशन है, और है तो कैसा रिलेशन है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक साथ ही चलते हैं दोनों। अथॉरिटी क्या है, एक राइट जिससे आप ऑर्डर दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को जो तुम्हें असाइन किया है उसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी। रिलेशनशिप क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। देखो, तुम अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, कि तुम्हें जो बिल्स चाहिए तुम ले सकते हो, ठीक है, तुम्हें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है उसके लिए जो डेटा चाहिए तुम मांग सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, कि उससे रिलेटेड भाई इतनी सारी पावर दे रही है, ये सब चीजें देख सकता है, तो करना क्या है उसको, तो टास्क भी दो। बिना टास्क दिए आप पावर मत दो, और बिना पावर दिए आप टास्क मत दो, क्योंकि तुमने टास्क दे दिया कि अकाउंट्स बनाओ, फिर वो फेयर, अब उसके पास ये पावर नहीं कि वो चीजें ले सकता है जिससे वो वेरीफाई करे, तो फिर क्या फायदा उस काम को देने का। तो दोनों एक साथ ही चलेंगी। प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू परफॉर्म असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम दिया है उस काम को करने के लिए जो भी उसको पावर चाहिए कि ये डिसीजन लेना है, ये ऑर्डर देना है, वो आपको उसको देना पड़ेगा सफिशिएंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी क्रिएट इनएफिशिएंसी। मान लो एम्प्लॉय को तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, टास्क दे दिया कि ये करना है, बट उसको उस टास्क से रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी कि यार तुमको कोई डिसीजन लेना है तो तुम ले सकते हो, या कुछ चीज चाहिए हो तुम मांग सकते हो, वो तुमने नहीं दिया, तो भाई वो काम सही से कर ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो सेल्स मैनेजर है, उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि तुम्हें सेल्स बढ़ानी है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो कैसे सेल्स रिलेटेड डिसीजन ले। जब पावर नहीं है तो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, जब डिसीजन नहीं ले पाएगा तो टारगेट कैसे पूरा करेगा। तो आपको अगर अथॉरिटी मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी उससे रिलेटेड। एक्सेस अथॉरिटी में लीड टू मिसयूज। अब इतनी भी अथॉरिटी मत दे दो कि वो मिसयूज करने लग जाए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाए। तो पॉसिबिलिटी आपको ये रखनी है कि अथॉरिटी जो है वो बैलेंस्ड हो, जितना काम दो उतनी पावर दो। ठीक है, ज्यादा पावर मत दो कि काम तुमने कम दिया पावर बहुत सारी दे दी, तब तो वो मिसयूज करेगा ही करेगा। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, मतलब सुपीरियर अपनी सबऑर्डिनेट को पावर देता है कि तुम डिसीजन ले सकते हो या जो भी तुम्हें ऑर्डर देने हैं वो दे सकते हो। ठीक है, तो टॉप से लोअर लेवल पे आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जाती है अपवर्ड। क्यों? क्योंकि एक सबऑर्डिनेट ही जवाब देगा सुपीरियर को, ठीक है, अपने काम के लिए। A subordinate is responsible to the superior for the performance assigned duty. Therefore, responsibility flows lower level से higher level पर। ठीक है, मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन देखेंगे, फिर डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन से। सेंटर में रख देना सब कुछ, मतलब जब डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर में हो, पहली ना हो, लोगों को नहीं दिया, हमने सारी पावर अपने पास रखी है, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कहता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैं नहीं बांटूंगा लोगों में, वो मैं ही लूंगा। आपको जो भी डिसीजन चाहिए कि लिया जाए आपके लेवल पे, आप मुझसे पूछिए आके, मैं वो डिसीजन आप लोग के बिहाफ पे लेने वाला हूँ।
ठीक है। इन सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप मैनेजर व्हाइल लोअर लेवल एंड एम्प्लॉयज हैव लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये भी नहीं कि छोटे छोटे चाय कहाँ से आनी, बिस्किट कितने आने, ये भी डिसीजन टॉप लेवल लेगा, नहीं। बट जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे वो मिडिल लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, वो सारे टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। बाकी सारे लिमिटेड डिसीजन जो भी है, लिमिटेड पावर है कि वो छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं, बट मेजर बड़े बड़े डिसीजन हर लेवल के टॉप लेवल ही लेने वाला है। ये होती है सेंट्रलाइजेशन, कि अथॉरिटी कंसंट्रेटेड है टॉप लेवल पे, डेलीगेशन लिमिटेड है, लोअर लेवल मैनेजर को बहुत ही कम अथॉरिटी दी गई है, बस उतनी अथॉरिटी दी गई है जितने छोटे मोटे डिसीजन उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग, अब सारे डिसीजन सेंट्रली होंगे, तो सेंटर में जो भी डिसीजन होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, कुछ पॉलिसीज रूल्स वगैरह जो फॉलो करके लेते हैं, तो पैटर्न यूनिफॉर्म ही होगा। अब वही लोग डिसीजन लेंगे तो हर बार जब भी डिसीजन लेना होगा तो वैसा ही दिमाग लगाएंगे जैसा वो हमेशा लगाते हैं। ग्रेटर कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में रह के सारी चीजें देखेगा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉप लेवल पावर रख सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर लोअर लेवल मिडिल लेवल के भी टॉप ही डिसीजन लेगा तो काफी डिले हो जाएगा, तो सुटेबल है छोटी वाले के लिए। एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि कॉमन पॉलिसी और डिसीजन पैटर्न फॉलो करेगा टॉप मैनेजमेंट। अब हो सकता है लोअर लेवल मिडिल लेवल लेता तो उसके तरीके अलग होते हैं, बट सिंस टॉप ही लेवल हर लेवल के लिए ले रहा है तो हर लेवल की डिसीजन मेकिंग एक जैसी होगी। कंट्रोल इफेक्टिव है, टॉप मैनेजमेंट इस क्लोजली देख सकता है, चीज़ों को सुपरवाइज कर सकता है, उनके लिए डिसीजन ले रहा है। क्विक डिसीजन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे डिसीजन लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन मेकर ही डिसीजन ले सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइज अथॉरिटी में आप कोऑर्डिनेशन अच्छा से बना सकते हो अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है तो कोशिश करेगा डिसीजन ऐसा हो जिससे सारी एक्टिविटीज आपस में मिलजुल के काम करे ताकि गोल अचीव हो पाए। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, लिमिटेड अथॉरिटी एट लोअर लेवल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। लोअर लेवल को मैं इतनी पावर ही नहीं दी है, छोटे मोटे टास्क से रिलेटेड ही डिसीजन लेने, तो वो मिसयूज नहीं करेंगे पावर का। डिसएडवांटेज क्या है? टॉप मैनेजमेंट पे बहुत बर्डन आ गया, ऑफ कोर्स यार सारे डिसीजन इसको लेने हैं अब। डिले इन डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल ही सारे डिसीजन लेगा तो बाकी लेवल को वेट करना पड़ेगा कि उनका डिसीजन कब अप्रूव हो रहा है। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोअर लेवल वाले सोचेंगे, मिडिल वाले सोचेंगे हम तो कुछ अपने लेवल पे बड़े डिसीजन ले ही नहीं सकते, सब तो वही लेंगे, तो क्या फायदा है यहाँ काम करने का। लिमिटेड मैनेजरियल डेवलप, लोअर लेवल को चांस ही नहीं मिल रहा डिसीजन लेने का कि अपनी स्किल का यूज करें, तो वो चीज़ कभी इनके अंदर आएगी भी नहीं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है यार कि टॉप लेवल डिसीजन ले, क्योंकि बड़े लेवल्स हैं और फिर दिक्कत काफ़ी आएगी और डिले होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे, इसका अपोजिट। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को आप क्या कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, मतलब पावर हमने नहीं रखी, अब मैंने एज अ टॉप मैनेजमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब जो भी डिसीजन इंपॉर्टेंट जिस लेवल के हैं वो ले सकता है खुद, तो टॉप लेवल अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मिडिल से लेकर लोअर लेवल तक, तो उससे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लोअर मिडिल लेवल को सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने एरिया के डिसीजन ले सकते हैं, तो अथॉरिटी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। लोअर लेवल मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। अब मैनेजर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट का बर्डन कम हो गया क्योंकि सब अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है। एडवांटेज क्या है? डिसीजन जल्दी से लेंगे, क्योंकि लोअर लेवल को और मिडिल लेवल को अपने आप पे डिसीजन लें तो वो ले लेंगे, वेट नहीं करना कि टॉप वाला अप्रूव करे। टॉप मैनेजमेंट वर्कलोड कम हो गया, मैनेजर डेवलप होंगे। ऑफ कोर्स जो डिसएडवांटेज थी वहाँ पे ना, वो एडवांटेज बन रही है यहाँ पे। लोअर लेवल को चांस मिल रहा है कि डिसीजन लेना हो तो उसके अंदर स्किल्स आएगी डिसीजन मेकिंग, वो मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई हमारे पास भी हमारे लेवल की पावर है। और जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा सब अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे, टॉप लेवल फ्री रहेगा, वो अपने लेवल पे बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान आउट कर सकता है, एक्सपेंशन ग्रोथ, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा बढ़ेगी भी। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर लेवल अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले रहा है और हर लेवल का डिसीजन लेने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं ऑटोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लें, तानाशाही तरीके से, जैसे मान लो मिडिल लेवल। लोअर लेवल हो सकता है लिबर्टी के साथ डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन ले रहा है, सबका सोच रहा है और सबको पावर दे रहा है, तो उस तरीके का पैटर्न अलग आएगा। टॉप लेवल अगर अपनी पॉलिसी अलग बनाता है कि हम स्ट्रिक्टली डिसीजन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो वो अलग पैटर्न पे काम करेगा, तो इनकंसिस्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ सकती है, अब सब लेवल अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है डिपार्टमेंट दूसरे से कोऑर्डिनेट ना करना चाहें, उनको लगे हमें बाकी से क्यों डिस्कस करना, हमको तो अपने लेवल पे डिसीजन लेने की पावर है ही।
हो सकता है गलत डिसीजन ले लें, लोअर लेवल इनएक्सपीरियंस हो, सही दिमाग ना हो उनके पास, कैसे डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन ले लें जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। एडिशनल मैनेजर कंट्रोल सिस्टम हमें लगाने पड़ेंगे जिससे देख पाएँ चीज़ें हर लेवल पे सही जा रही है नहीं जा रही, उनको पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लॉस ऑफ कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट को ये भी लगता है कि यार सबको जब पावर दे दी अपने अपने लेवल पे तो हमारे पास अब उतना कंट्रोल नहीं रह गया कि हम सबको मतलब देख सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस तरीके से। तो कंप्लीट कंट्रोल अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उनका नहीं रह गया, दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं चला गया है। डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, सेंट्रलाइजेशन क्या है? अथॉरिटी टॉप लेवल पे कंसंट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है मेनली, यहाँ पे हर लेवल अपने अपने लेवल के लेता है। डेलीगेशन लिमिटेड है, सेंट्रलाइजेशन अपने ज़्यादा टास्क नीचे वालों को नहीं देता है, ना ज़्यादा वो अथॉरिटी देगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। टॉप मैनेजमेंट बर्डन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये डिसीजन मेकिंग की स्पीड देखा जाए तो स्लो होगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, यहाँ पे जनरली फास्टर होगी। एम्प्लॉय कम मोटिवेटेड होंगे, यहाँ ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। मैनेजर का डेवलपमेंट यहाँ कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। सूटेबिलिटी बड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। डिपार्टमेंटेशन मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन सेपरेट डिवीजन और डिपार्टमेंट फॉर द एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए वो एक्टिविटीज जो एक जैसी हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देना, वो एक्टिविटीज जो एक जैसी उनको अलग डिपार्टमेंट में डाल देना, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। सिंपल, जो तुम पढ़ भी चुके हो। सिंपल वर्ड में जो टोटल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि जो एक्टिविटीज एक जैसी उनको एक साथ ग्रुप कर देना और उनके साथ एक अलग डिपार्टमेंट या यूनिट बना देना। मार्केटिंग एक्टिविटीज ग्रुप करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज ग्रुप करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डिपार्टमेंट। फीचर्स क्या है? एक्टिविटीज को जो सिमिलर होती है उन्हें ग्रुप किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। आप एम्प्लॉयज जो जिस डिपार्टमेंट से वो वही एक्टिविटीज करेगा। मैं प्रोडक्शन से हूँ, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ही करूंगी तो मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगी। रिलेटेड एक्टिविटीज जो काम एक जैसे हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बन के आ जाता है इससे कि मान लो हमारी ये डिपार्टमेंट है, तो मान लो ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कस्टमर डिपार्टमेंट है, या बोलो यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का समझ में आ जाता है। इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन, तुम सिमिलर एक्टिविटीज ही करोगे जिस डिपार्टमेंट में हो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। कोऑर्डिनेशन, रिलेटेड एक्टिविटीज जो एक डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं कि कितना बनाना है, क्वालिटी चेक करना, रिपेयर कराना, मेंटेनेंस, तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। तो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में हो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। मैनेजर अपने एक्टिविटीज़ को, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नए डिपार्टमेंट्स भी बन सकते हैं बाई डिपार्टमेंट के बेसिस पे स्ट्रक्चर है। मान लो मुझे एक नया डिपार्टमेंट बनाना, आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं आराम से उसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, टाइप कितने? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जब एक्टिविटीज को जो एक जैसी है उनको हम फंक्शन के बेसिस पे ग्रुप करते हैं और उससे जो डिपार्टमेंट बनते हैं उन्हें बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को ग्रुप करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को ग्रुप करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट क्या होता है? जब एक्टिविटीज आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बेसिस पे जब मैं डिपार्टमेंट बना दूं, लाइक हम मोबाइल बनाते हैं तो मोबाइल डिवीजन, हम लैपटॉप बनाते हैं तो लैपटॉप डिवीजन, हम होम अप्लाइंसेस बनाते हैं तो होम अप्लाइंसेस डिवीजन या डिपार्टमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? जब एक्टिविटीज जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से हैं या टेरिटरीज से हैं उनको जब हम ग्रुप करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दें, जैसे जो नॉर्थ रीजन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको क्रिएट करके हमने नॉर्थ रीजन डिपार्टमेंट बना दिया, साउथ रीजन डिपार्टमेंट बना दिया। कस्टमर डिपार्टमेंटेशन क्या है? जब एक्टिविटीज को अलग अलग कस्टमर की कैटेगरी के बेसिस पे हम ग्रुप करके अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें। जैसे कि हो सकता है कि एक बैंक अपने 2 डिपार्टमेंट बना दे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे, जो रिटेल कस्टमर है उसका अलग डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट कस्टमर का अलग, गवर्नमेंट कस्टमर का अलग। तो
तो ये क्या हो गया, ये फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, सॉरी ये हो गया तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंटेशन, कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस से उस प्रोडक्ट को गुजारना पड़ता है। अब हर स्टेजेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को जो एक जैसी है उनको ग्रुप करके अगर डिपार्टमेंट बना दे तो उसे बोलते हैं प्रोसेस डिपार्टमेंट। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी है कपड़े बनाने की, वो स्पिनिंग का एक काम करती है, फिर वीविंग होती है, फिर डाइंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है। तो स्पिनिंग काम करने वाले का अलग डिपार्टमेंट, वीविंग से रिलेटेड काम करने का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, फिनिशिंग का अलग। सो इस तरीके से हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं। सो ये था आपका पूरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।